स्मृति ईरानी जी, आपका टाइम्स नाउ समिट पे स्वागत है। और आप जान रही होंगी कि मैं हिंदी में क्यों बोल रही हूँ। जो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहा हो, अमेठी में जिसने इतना कहर मचा रखा हो, उसके साथ मैं हिंदी में बात करना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी, आप तो अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, आपके विपक्ष में खड़ा कौन हो रहा है? वो आपको अपने फेवरेट पॉलिटिशियन से पूछना पड़ेगा नाविका जी, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन ऐसा क्या किया है आपने? लेकिन ये ना कहें कि अमेठी में कहर ढाने वाले सिर्फ हिंदी भाषी हैं। कुछ मृदुभाषी अंग्रेजी में भी वार्ता करते हैं, लेकिन हाँ फर्क ये है कि जब चुनाव का समय आता है, रिजल्ट की घोषणा होती है, तो कुदरत का ये शायद पॉलिटिकल नियम बन चुका है कि उन पर कहर ढलता है। मैं कभी भी शब्दों में आपसे जीत नहीं सकती। मैं समझती हूँ कि पता नहीं आप पॉलिटिशियन बेटर हैं या जर्नलिस्ट बेटर होती, क्योंकि शब्दों का जो प्रयोग आप करती हैं और जिस तरह से शब्दों में जवाब देती हैं, कई बार चारों खाने चित हो जाते हैं पूछने वालों के। तो मैं पूछूंगी, फिर भी आपसे कोशिश करूंगी कि अब तक कांग्रेस पार्टी ने ना अमेठी में ना रायबरेली में कोई भी उम्मीदवार तय किया है। आप क्या कहेंगी? चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, या लास्ट मिनट में सरप्राइज स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल गांधी आ ही जाएंगे? देखिए, चिंता है इसलिए शायद चिंतन कर रहे हैं, और चिंता का कारण ये है कि साल 2019 में पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस के वर्तमान के तब के अध्यक्ष अपनी सीट से हारे। लेकिन उस वक्त कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ी थी, समाजवादी पार्टी और बसपा के समर्थन से लड़ी थी। तो आज जिसे आप इंडिया अलायंस कहते हैं, उसको अमेठी में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा हराया साल 2019 में। उनकी चिंता का दूसरा कारण यह है कि साल 2022 में, अगर आपको याद हो, तो गांधी परिवार के पास ही उत्तर प्रदेश में विजयश्री का आशीर्वाद दिलवाने की जिम्मेदारी थी। तब अमेठी में भाई बहन का जोड़ा आया था कि अमेठी में भारतीय जनता पार्टी को उन्हें परास्त करना है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा में कांग्रेस की तब जमानत जब्त हुई थी। जिस कांग्रेस पार्टी को साल 2019 में 4,30,000 से ज्यादा वोट मिला था, वो कांग्रेस पार्टी 2022 में 1,30,000 के आसपास अपनी वोट में सिमट कर रह गई थी। चिंता है, इसलिए चिंतन कर रहे हैं। चिंतन का कारण एक ये भी कि हाल फिलहाल में किसी ने जय घोष कर दिया कि एक यात्रा लेकर आप अमेठी से गुजरें तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। फसाना कुछ ऐसा है कि न सिर्फ पूर्व अध्यक्ष आए, बल्कि वर्तमान अध्यक्ष भी आए। उनका कम्युनिकेशंस का पूरा एक कुनबा आया। कुछ ऐसे नेता भी आए जो कसीदे पढ़ते हैं खानदान के, और जब वो आए तो उनको समझ में आया कि जनता तो क्या, उनके कार्यकर्ता स्वयं उनका स्वागत करने नहीं पहुंचे थे। हाल ये हो गया कि जब यात्रा लेकर आए तो उन्हें जाकर जनपद के बाहर टोल नाके पर कार्यक्रम करना पड़ा, वहां पर भी कोई नहीं आया। हाल ऐसा कि अगर आप उनका घोषित कार्यक्रम देख लें तो वो कांग्रेस के अमेठी के जो कार्यालय में भी रुकना अपने आप को मुनासिब उन्होंने नहीं समझा। और जो वो पूरा भूगोल जानता है, सुल्तानपुर से रायबरेली के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर लिया। तो शायद ही एकमात्र यात्रा का एक छंद था जिसमें उन्होंने धरती पर पग नहीं धरे, जिस धरती को वो अपनी 50 साल की विरासत मानते थे। और अगर किसी को ये खुशफहमी है कि लास्ट मिनट में कैंडिडेट अनाउंस कर देंगे और मैं बहुत चक्की रह जाऊंगी, तो इससे ज्यादा कोई जुवेलाइन पॉलिटिकल पोजीशन हो नहीं सकता। क्योंकि हम जानते हैं अंततोगत्वा कोई तो लड़ने आएगा ही। अब उनकी क्या प्रायोरिटी है, वो उन्होंने वायनाड से अपने कैंडिडेचर को डिक्लेयर करके अमेठी को बता दिया है कि अमेठी उनकी सेकेंड चॉइस है, फर्स्ट चॉइस है ही नहीं। दूसरा, अगर वो लड़ने आते भी हैं तो क्या वो अकेले लड़ने में सक्षम हैं? तो जो नेता अकेले से मतलब बिना अखिलेश, बिना मायावती, अपने दम पर, जहां 50 साल से उनकी एक हुकूमत रही है, जहां पर उनका नाम है, रुतबा है, शोहरत है, क्या वहां आज गांधी खानदान का कोई भी व्यक्ति अकेले अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ने की क्षमता रखता है या रखती है? तो जिसे खुद सहारे की जरूरत है चुनाव लड़ने के लिए, वो दूसरों का सहारा क्या खाक बनेंगे?
स्मृति ईरानी जी, आपने एक ही वाक्य में और शब्दों पे अगर मैं गौर करूं तो आपने कहा रखता है या रखती है। ये रखती में आपने क्योंकि मैं नहीं जानती वो किसे अनाउंस करना चाहते हैं, तो जिसका जेंडर पता नहीं, जिसका नाम पता नहीं, उसके संदर्भ में और क्या बोलूं। अच्छा, ये आपने प्रियंका जी के बारे में नहीं कहा? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि अमेठी लोकसभा सीट से कैंडिडेट अनाउंस करने में कांग्रेस को इतना डर लग रहा है। ये तो सही है। स्मृति ईरानी जी, सवाल आपसे ये भी पूछूंगी कि अमेठी में और रायबरेली में आपने कांग्रेस के जितने रीजनल उनके ऑफिस बेरर्स थे उन सबको तो बीजेपी में ले लिया आपका, बल्कि आजकल एक कैंपेन भी चल रहा है, सब पार्टियों से अपनी पार्टी में लोग ले रहे हैं। चाहे हिमाचल कांग्रेस हो, वहां से 6 एमएलए आपने इंपोर्ट कर लिए, 3 इंडिपेंडेंट इंपोर्ट कर लिए, रोज सुबह शाम किसी की ज्वाइनिंग होती है, कभी कोई आम आदमी पार्टी से आता है, कभी कांग्रेस से आता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत तो बाद में होगा, लेकिन बीजेपी मुक्त बीजेपी ना हो जाए, सब दूसरी पार्टियों के आ जाए। भारतीय जनता पार्टी में जब अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो 12 करोड़ से ज्यादा हमारा सदस्यता का अभियान था। तो जिस पार्टी की कुल संख्या 10 करोड़ से ज्यादा हो कार्यकर्ताओं की, उस पार्टी में अगर दूसरी पार्टी के पॉलिटिकल कार्यकर्ता आना चाहें, नाविका जी, ये साधारणता नहीं होता कि हर व्यक्ति राजनीति में आता है इस मंशा के साथ कि मैं अपनी पार्टी बदल दूंगा या अपनी आइडियोलॉजी बदल दूंगा। कहीं ना कहीं एक हताशा का माहौल होता है कि मैं अपने राजनीतिक दल में जिस राष्ट्रीय या फिर सामाजिक लक्ष्य के साथ जुड़ा या जुड़ी थी, उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पा रही, मेरे नेतृत्व में उतनी क्षमता नहीं है, इसलिए उनका रुझान उस नेतृत्व की तरह निश्चित होता है जो वो दमखम रखता है नेशनल इश्यूज पे या प्रदेश के इश्यूज पे या फिर कुछ सामाजिक विषयों पर डिलीवर करना ऑन गवर्नेंस। तो अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देखते हुए कुछ लोग आना चाहते हैं तो क्या ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन मुख्यतः ये कहना कि हम भाजपा के स्वाभाविक कार्यकर्ताओं और उनके कार्यशैली से पूरी तरह से विमुक्त हो जाएंगे, ये मुझे लगता है कि थोड़ा फूलहाडी होगा, क्योंकि हम देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं। आज चिंता उनको करनी चाहिए जिनका अपना घर वो समेट नहीं पा रहे, जो स्वयं राष्ट्र के उन्नति के लक्ष्यों तक ना पहुंच पा रहे हैं, ना कोई दर्शन दे पा रहे हैं। ये उनकी चिंता का विषय है, हमारा नहीं। आपने कहा अगर गांधी खानदान दिल्ली में होता तो क्या वैक्सीन लगती, अगर गांधी खानदान दिल्ली में होता तो क्या राम मंदिर बनता, अगर गांधी खानदान होता तो क्या 370 हटता। कांग्रेस ने जवाब में कहा है कि मोदी सरकार के रहते चीन हमारी जमीन कब्जा करके बैठ गया है, मोदी सरकार के रहते रोजगार कहाँ है, मोदी सरकार के रहते सामाजिक न्याय नहीं हो सकता क्योंकि वे जाति नहीं गिन रहे, मोदी सरकार के रहते लोकतंत्र नहीं बच सकता क्योंकि ईडी सीबीआई जैसी संस्थाएं उनकी नजर में वसूली भाई हैं। आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि बहुत सारे सवाल किए हैं तो मेरे 3 सवालों का तो जवाब ही नहीं दिया। क्या गांधी खानदान होता तो राम मंदिर बनता? नहीं बनता, क्योंकि गांधी खानदान सत्ता में था और उन्होंने ही एफिडेविट दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या गांधी खानदान होता तो धारा 370 हटती? गांधी खानदान था तब धारा 370 नहीं हटी, और जब नरेंद्र मोदी धारा 370 हटा रहे थे तब गांधी खानदान के ही नुमाइंदों ने कहा कि धारा 370 हट नहीं सकती, मोदी ने हटाकर दिखाया। जब गांधी खानदान था तब क्या कोविड जैसी विषम परिस्थिति आई? नहीं आई। कोविड जैसी विषम परिस्थिति भगवान की कृपा है तब आई जब नरेंद्र मोदी जैसा नेता था जिसने न सिर्फ वैक्सीन को हिंदुस्तान में बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया हमारे साइंटिफिक समुदाय को, बल्कि साथ ही हिंदुस्तानियों तक वैक्सीन पहुंचाकर उन्होंने 160 देशों में वैक्सीन मैत्री का प्रमाण दिया। गांधी खानदान जब था तो क्या हम इंटरनेशनल बाजार में वैक्सीन की लाइन में लगते थे। ये सत्य है, इसको आप कैसे झुठला सकते हैं? तो जो और जहां तक गांधी खानदान और उनके नुमाइंदों के प्रश्नों की झड़ी का सवाल है, आप खाएं पैसा और आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो, क्या ये संभव है? आप आज कहते हैं ईडी इस्तेमाल की जाती है। हाल फिलहाल में ईडी का एक एक्शन आपने देखा है।
ईडी के उस एक्शन से पहले सीबीआई का एक केस सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत हुआ दिल्ली की शराब पॉलिसी के संदर्भ में। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश को बतलाया कि 338 करोड़ 338 करोड़ rupees of scam has happened. This is Supreme Court's observation with regards to the liquor scam when the Manish Sisodia versus CBI case was referred to for bail. Is the Congress party of the opinion that the Supreme Court of India is taken an anonymous position? सुप्रीम कोर्ट ने तो एविडेंस देखकर अपनी ऑब्जर्वेशन दी होगी ना, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी गलत है? तो अब केजरीवाल चुनाव के पहले जेल में है, तो उनका कहना है पॉलिटिकल वेंडेटा है। मैं आप ही के चैनल के संदर्भ में बात कर रही हूँ। आपकी चैनल में आपने रिपोर्ट किया शीश महल के बारे में, और तो किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। शीश महल के कागज आप दिखा दीजिए ना। तो महल बनाए वो, महल कैसे बना और जनता की तिजोरी कैसी लुटी, अगर वो प्रश्न आप कर लें या हम कर लें तो गलती हमारी है। 9 बार ईडी ने समन किया। वो क्या कहते हैं, अरे हमने जवाब दे दिया। अरे खत थोड़ी ना है जिसका जवाब देना है, समन से प्रेजेंट होना है। और आपको जब समन करते हैं तो क्या कहते हैं कि आपके पास अगर इस संदर्भ में कोई जानकारी है, तफ्तीश में हमारी मदद कर दीजिए। यही तो कहा ना। 338 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस पाया है। ये जो रिमांड हुई है उसमें क्या कहा गया, 3 बार मुख्यमंत्री स्वयं घोटालेबाजों से स्वयं मिले हैं डील पक्की करने के लिए। उनमें से एक मुलाकात होती है दिल्ली की सेक्रेटेरिएट में। कोई भी जो सरकारी तंत्र को जानता है, अगर आप मुख्यमंत्री के ऑफिशियल कार्यालय में जाकर किसी से मिल रहे हैं, आपकी एंट्री एग्जिट टाइम स्टैम्प्ड होती है। बैंक के ट्रांसफर्स हैं, आईटी की रेट्स तो छोड़िए, बैंक का ट्रांसफर है, तो एविडेंस ना देखा जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल देखकर अगर एजेंसी कहे कि आप थोड़ा अगर जवाब दे दें तो पुष्टि हो जाएगी, आप वो जवाब भी ना दें। पर उनका कहना है चुनाव से पहले ही क्यों? आप 9 बार पहले बुलाए जा चुके हैं, तो क्या आप जानबूझ के 9 बार समन स्किप कर रहे थे ताकि चुनाव तक आपको कोई हाथ ना लगाए? जबकि अगर आप रिमांड की एप्लीकेशन देखिए, उसमें लिखा है आपने पैसा कहां इस्तेमाल किया। गोवा के विधानसभा के चुनाव में इस्तेमाल किया, और उल्लेख है पंजाब के चुनाव में भी इस्तेमाल किया। ये पैसा जो लूट रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, थोड़ा घर पे रख रहे हैं, थोड़ा अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये जो लूट चुके हैं पैसा दिल्ली से, ये निष्पक्षता से ये वाला चुनाव लड़ने वाले हैं? तो आप चुनाव में निष्पक्षता लाने के लिए अरेस्ट कर रहे हैं केजरीवाल को? मैं अरेस्ट नहीं कर रही हूँ, वही तो विषय है। ईडी कर रहा है भाई। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशनल हेड अरविंद केजरीवाल सेक्रेटेरिएट में बैठ के स्कैम कैसा हो उसका लेन देन करे। मनीष सिसोदिया का सेक्रेटरी, और ये सारे जो आपको दस्तावेज आपने दिखाए हैं ये नाविका जी, उसमें व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने बिना किसी ऑफिसर के प्रस्तुत होता है। मैजिस्ट्रेट कहता है आप जो कह रहे हैं आप बिना किसी भय के कहे, आप वापस ले सकते हैं अपना स्टेटमेंट। वो व्यक्ति कहता है नहीं, मैजिस्ट्रेट के सामने अब लिखिए। वो व्यक्ति जो मनीष सिसोदिया का पर्सनल सेक्रेटरी है, अब मनीष सिसोदिया का पर्सनल सेक्रेटरी नाविका कुमार ने तो नियुक्त नहीं किया। मनीष सिसोदिया का पर्सनल सेक्रेटरी कहता है अरविंद केजरीवाल मुझे घर पे बुलाते हैं, मनीष सिसोदिया सामने बैठे हैं, कहते हैं ये पॉलिसी होगी और इस पॉलिसी में 12% का या किसी परसेंट का प्रॉफिट मार्जिन होगा, ये जस की तस पॉलिसी उठा के रख दो। ये वक्तव्य किसका है? मनीष सिसोदिया के पीएस का या पीए का है, जिसको मनीष सिसोदिया ने नियुक्त किया है। तो आप स्कैम करो, आप पैसा खाओ, आप सेक्रेटरीट में डील्स करो, आप चुनाव को प्रभावित करने के लिए लूट का पैसा भेजो, लेकिन आप पे कार्रवाई ना हो। आपको ईडी बुलाकर पूछे भी नहीं कि साहब इतना सारा मनी ट्रेल मिला है, आपका नाम आ रहा है, क्या आप मिले थे? वो ना पूछे। तो लोगों का कहना है, और विपक्ष खास करके ये मुद्दा उठाती है कि जिन लोगों पर ईडी सीबीआई के केसेस हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा से भी पूछा था, उन्होंने जवाब दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप मेरा हर इंटरव्यू देखती हैं। भाई मैं कांग्रेस के नेता की तरह थोड़ी ना हूं जो बेखबर हूं।
लेकिन एक नई बहस चल रही है देश में। मोदी जी बहुत डरे हुए खबर हैं। बनाती भी हूँ और खबर रखती भी हूँ। केजरीवाल जी की पार्टी कह रही है मोदी डरे हुए हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं मोदी बहुत डरे हुए हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मोदी जी डरे। मुझे ये बताइए, केजरीवाल की कितनी जमानतें जब्त हुई हैं अब तक? प्लीज आप एक एक स्टेट निकाल कर देख लीजिए। 99% उनकी जमानतें जब्त हुई हैं जब उन्होंने, अरे बनारस छोड़ के भाग गए, इतना दम था। और मोदी को तुमसे आके लड़ो ना बनारस। खुद अरविंद केजरीवाल लौट के नहीं आए कभी। आपने जेल में रख दिया, शायद लड़ी लेते। अरे भाई ऐसा है, मैं स्पष्ट और सिंपल शब्दों में 2-3 बातें आपको कहना चाहती हूँ। आप मेरी बात ना मानो, आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाओ और देखो कि अरविंद केजरीवाल ने जब भी ये ब्रवाडो किया है फेक, कहां कहां से उनकी जमानत जब्त हुई है। उन्होंने कहा यूपी में बिल्कुल हम आ रहे हैं, जमानत जब्त। उत्तराखंड में हम आ रहे हैं, जमानत जब्त हुआ है उनका। आप 2019 का लोकसभा चुनाव, अरे मैंने जमानत जब्त कराई है आम आदमी पार्टी की अमेठी में, क्या बात कर रही हैं आप? अब जिसकी जमानतें जब्त हो रही हैं वो आके ऐसे चौड़े हो रहे हैं कि हमसे मोदी डर रहा है। अब भी अगर मैं इस मंच पे बोलूं अब की बार, तो लोग बोलेंगे कम से कम, क्या बोलेंगे? और बट मेरा इशू ये है, अगर केजरीवाल यहां बैठा होता और अपने बारे में ये कहता तो कितने ये बोलने वाले थे। हंस रहे हैं लोग, तो ये पब्लिक है, सब जानती है। राहुल गांधी फिर क्यों कह रहे हैं कि मोदी डरे हुए हैं? आप उनके अकाउंट फ्रीज कर देती हैं, पैसा नहीं है लड़ने के लिए चुनाव। एक सेकेंड, जिसको अमेठी आने से डर लग रहा है वो मोदी उससे डर रहा है, ये बोल रहे हैं जिसको मुझसे डर लग रहा है। और जहां तक उनके केस की बात है, मैं दोबारा कहती हूं, मैं बेखबर नहीं हूं, आप ही के चैनल ने चलाया ना, तो आप कैश ट्रांजैक्शंस करो, आप जनता से लूटा हुआ पैसा, अरे वो ऐसी फाउंडेशन चलाते हैं जहां हमारे लोकसभा क्षेत्र में जमीनें जब्त करके बैठे हैं। तो आप जनता की संपत्ति पे कब्जा के अपना हक बैठे रहो और फिर आप ये ढोंग करो कि आप विक्टिम हो। मुझे 10 साल हो गए राहुल गांधी को बोलते हुए कि उनके पास, और मैं आज स्पष्ट ये, क्योंकि बहुत ही पढ़े लिखे प्रबुद्ध जनों का समिट है, उन्होंने 30 साल पहले अमेठी जैसी जगह में सरकारी जमीन ले ली 600 रुपए में, लीज की अपने लिए, कि हम हॉस्पिटल बना देंगे, अपने लिए गेस्ट हाउस बना दिया। सरकार की वो जमीन सरकार को लौटाई नहीं। मोदी प्रधानमंत्री बने तो हमारे वहां पहली बार मेडिकल कॉलेज बन रहा है। वो 600 रुपए में 30 एकड़ जमीन हड़प गए कॉलेज के नाम पे। आप अचंभित होंगी, वहां पर कभी कलेक्टर का ऑफिस नहीं था। शिलान्यास, और आप तो गूगल देख सकते हैं अगर आपको हम पे भरोसा ना हो, शिलान्यास अमित शाह के हाथों हुआ है। वहां पुलिस लाइन नहीं थी, वहां का पहला ब्लड बैंक इन 5 सालों में आया, पहला डायलिसिस सेंटर इन 5 सालों में आया, पहला सीटी स्कैन मशीन इन 5 सालों में आया, पहला मेडिकल कॉलेज इन 5 सालों में आया। तो जब मैं कहती हूँ ना कि सीट पक्की है, वो इसलिए क्योंकि आज भी वहां 18 लाख लोगों के घर में मोदी के आशीर्वाद से हम मुफ्त का राशन भेजते हैं और एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि मुझे नहीं मिला। तो जब आपके पास आंकड़ा नहीं, जिंदगियां हैं। हम तो इनके स्कैम्स गिनते आए हैं नाविका जी। पहली बार अमेठी में 13,300 लखपति दीदियां हैं, जो गांधी खानदान 50 साल में ना कर पाए, वो मोदी ने 5 साल में कर दिया। 13,000 लखपति दीदी खड़ी हैं वहां। और इसीलिए एरोगेंस नहीं है, विनम्रता से कॉन्फिडेंटली मैं आपको ब्लॉक बाय ब्लॉक, गांव बाय गांव बता दूंगी। तो फिर रायबरेली में अब तक कैंडिडेट क्यों नहीं अनाउंस किया? कांग्रेस से पूछिए क्यों नहीं, पर आपने भी नहीं किया है। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि थोड़ा हम नहीं खेलेंगे अगर वो खेलना चाहेंगे तो ये खेल है, ये चुनाव क्या सस्पेंस का खेल है? देखिए ऐसा है, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जगह पे हूँ, अमेठी में। नहीं, मैं रायबरेली की भी दिशा कमेटी की चेयरपर्सन हूँ पिछले 2 सालों से। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि मेरी एक विधानसभा रायबरेली जनपद का हिस्सा है। और रायबरेली में दिशा कमेटी मतलब कि जो भारत सरकार का पूरा तंत्र जो समन्वय करता है प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उस
कमेटी की मैं चेयरपर्सन हूं और सोनिया जी को चेयरपर्सन है, और इन 2-2.5 सालों में not one meeting so that homes can be built for the poor, water can be given, pension can be given has been attended by Mrs. Gandhi. Not one meeting. रायबरेली में? Yes. Not one meeting. The public representative of Raebareli has been missing. We call for meetings. Everybody comes except the MP of Raebareli. उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ऐसा मैं क्योंकि वो उम्र दराज महिला है इसलिए कुछ कहूंगी नहीं, बट आई बिलीव दैट इफ यू आर अवेलेबल फॉर conversations and physical presence across the country, the least you can do is be physically present for people who have voted you into a position of service. And I'm not talking today, I'm talking 3 years. We've seen it. But I would rather not make a comment on her personally because she's way older than I am. But I have seen in person. So the MP of Amethi was also discharging duties in the Lok Sabha called Raebareli. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नो वंडर की चिंता और चिंतन दोनों सीट के लिए चल रहा है। एक सीट की चिंता है आपको कि सिर्फ चिंतन? रायबरेली आपने कैंडिडेट नहीं उतारा? नहीं, मुझे नहीं लगता। हम बिल्कुल अश्योर्ड हैं कि हम रायबरेली जीत रहे हैं, इसलिए वो नहीं उतार रहे कैंडिडेट। मैंने कहा ना, भारत की राजनीति में पहली बार है कि अमेठी रायबरेली, विच इज नोन एज द बेस्टियन ऑफ द गांधी फैमिली, हैज हैड नो अनाउंसमेंट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑन देम, नॉट ऑन अस। स्मृति ईरानी जी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क यू, और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल ही आपकी पार्टी में प्रवेश किया एक अदाकारा, एक एक्टर कंगना रनौत ने, और उनके बारे में एक टिप्पणी की गई सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया की चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेट द्वारा। बाद में उन्होंने कहा ये उन्होंने नहीं लिखा, वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती, उनके अकाउंट का एक्सेस कुछ लोगों के पास है। और जिस सीट से दिस साउंड सो टिपिकल ऑफ अ कांग्रेस पार्टी लैके। वी आर नॉट इन कंट्रोल। व्हेन वी वर इन पावर द एनएसी वाज इन कंट्रोल। वी आर नॉट इन कंट्रोल नाउ दैट वी आर नॉट इन पावर, आवर अकाउंट्स आर कंट्रोल्ड बाय सम स्टूज। सो बेसिकली वी वांट पावर, वी डोंट वांट अकाउंटेबिलिटी। तो आपको लगता है कि ये सचमुच भूल से हुआ? देखिए, ऐसा है नाविका जी, इट इज बीन देयर political strategy that if they cannot counter a woman on the basis of facts or in a debate or deliberation, they will assassinate her either character or they will sexualize the attack on her. And let me be frank to your audience today, I am not the only one. You have also faced it as a female reporter. If anybody today wants to go through, and I'm saying this, any female journalist who will freely and frankly indulge in a debate, please go through her timeline after that debate and you will see the choicest of galis coming. The issue is political strategists or activists like me do not become party to that instrumentality because we know it's a waste of our time. तो जो अपनी जमानत जब्त कराने से बचा नहीं सकते, वो टिप्पणियां कर रहे हैं लोगों के कैरेक्टर पे। अगर दम है तो आके लड़े ना, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुद्दों पे लड़ो। बहुत आसान है एक औरत के चरित्र का हनन करना, बहुत आसान है उसके चरित्र के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके इतिहास के बारे में बोलना। इशू इज वोटर किस आधार पर वोट करने वाला है, मुद्दों के आधार पर वोट करने वाला है। आप क्या हेल्थ के लिए कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में आपका क्या विचार है, या आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, आप मुझे बताइए। मोदी स्पीकिंग ऑफ 2047 एंड द ऑपोजिशन, स्पेशली द कांग्रेस पार्टी, डज नॉट हैव देयर थॉट्स टुगेदर फॉर 2024. Do you think people of this country will waste their effort, their energy to engage with somebody who does not have their wits about themselves? ना उनका नेता पक्का, ना उनकी नीति का किसी को पता, और नीयत क्या है ये तो सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है उनकी नीति क्या होगी, वो क्या महिलाओं की सशक्तिकरण करेंगे। आपसे बोला भी नहीं जा रहा, आप इतना डिसबिलीव करती हैं। उन्होंने कहा अंडर प्रिविलेज महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे एनुअली। कितनी औरतें हैं बताइए? लेट्स डू द मैथ।
I am not a mathematician. Who is in this August audience? An economist, a mathematician, statistician? कोई तो होगा विदुषी यहाँ पे. अगर नरेंद्र मोदी ने 230 मिलियन गरीब औरतों का जीवन में पहली बार बैंक का अकाउंट खोला, so let's go only by that number. ठीक है. अगर 30 करोड़ मुद्रा योजना का लोन लिया है 30 करोड़ औरतों का, लेट्स नॉट इवन लुक एट दैट. 200 मतलब 23 करोड़ औरतों का आप ले लीजिए, सिर्फ एक नंबर. ठीक है. हर उस औरत को 1 लाख रुपए देंगे. डू द मैथ. पर हर महीने दे रहे हैं कि हर साल दे रहे हैं? हर साल. हाँ. और 5 साल के लिए फिर क्या नंबर हो जाता है? एवरीबडी जस्ट स्टॉप एंड जस्ट डू द मैथ. 23 करोड़ औरतों को कांग्रेस पार्टी कह रही है 1 लाख रुपए देगी हर साल 5 साल के लिए. एंड व्हाट इज द साइज ऑफ योर इकोनॉमी? Well, nobody wants to do the math. That is how ludicrous what the Congress is saying is. What I take an umbrage against is that they think they can still fool the Indian voter. That the Indian voter will not sit down and do the math. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 2014 और 2019 को भूल जाएं. इस बार उत्तर प्रदेश में वो रिजल्ट आने वाला है कि सब लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला है वो लोगों को इतना पसंद आया है कि क्या सारे यही बोला था उन्होंने पलट विधानसभा के चुनाव में? डायल बैक. क्या ये 22 में बोला था? इतना शौक हो गए कि उससे उभरने में उनको 2-3 साल लगे. बोला यही था 22 के विधानसभा के चुनाव में भी. लड़के हैं, लड़ सकते हैं, लड़ लिए. इशू इज अगेन, what are they telling you to fight on? Caste, religion, and what is BJP talking about? Development, talking about issues of health, infrastructure, education, skill. Did you hear this from them? No. एंटी इनकम्बेंसी, आपको लगता है अब की बार जो आप पूछ रही थी उसमें एक इशू हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी, उसमें एक इशू हो सकता है जो डिक्टेटरशिप की बात होती है? आपने अलग से एक अपना सर्वे वर्वे चलाया, उसमें आपको क्या मिला नाविका जी? आप ही पॉलिटिशियन है, कहते हैं कि सर्वे सारे गलत होते हैं. मुझे छोड़ दीजिए. आपने क्या देखा जो आपको सही लगा, जो आपने दर्शकों को दिखाया सर्वे में? बताइए ना, क्या नंबर आया था? नंबर तो बताइए. बीजेपी के उसमें 330 के करीब थे. और जीत का लक्ष्य क्या है? 272. अच्छा, तो फिर रैपिड फायर अब की बार 400 पार पक्का होगा? यहाँ पे जनता ने आपको जवाब दे दिया उसका. रैपिड में क्या, फायर ही नहीं बचा उनके जवाब के बाद. कांग्रेस पार्टी इस बार कितनी सीटें? ये आप राहुल गांधी से पूछिए उनका क्या लक्ष्य है. नहीं, पर आप फील्ड में है, आप उससे मैदान बात कर को रही हैं जानते हैं, जिसके सामने राहुल गांधी अपना कैंडिडेचर घोषित नहीं कर पा रहा है. स्मृति ईरानी जी, आपको लोग सरकार चोर भी कहते हैं, आप सरकार चुरा लेते हैं कांग्रेस के पूरे कार्यकाल में. और सुधांशु जी हमारे सबसे विदुषी और विद्वान पॉलिटिशियंस में से हैं, वो आपको पूरा इतिहास बता देंगे कांग्रेस पार्टी का. Subject to correction by Sudhanshu ji, 84 times they've dismissed governments, correct? बीजेपी ने एक बार भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया टू डिसमिस गवर्नमेंट्स. ये हमारा रिकॉर्ड है. बस आप तोड़ लेते हैं, आप तोड़ लेते हैं, उनके एमएलए हाईजैक कर लेते हैं. आपको निष्पक्ष रूप से कहूंगी, आपको जाके सदन में संविधान के संरक्षण में अपनी ताकत का वहां पर कितना इजाफा हुआ है या कितनी कमी हुई है उसका साक्षात्कार देना पड़ता है. और ये साक्षात्कार और ये हमारी जो अग्नि परीक्षा है वो हर विधानसभा में हो चुकी है. लेकिन मैं पुनः कहती हूं, मोदी कहते हैं व्हाट वी विल बी एज अ नेशन इन 2047 एंड कांग्रेस कैन नॉट गेट इट्स ओन एक्ट टुगेदर इन 2024. दैट इज द डिफरेंस. जाने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरर भी बन गई है? आजकल आप सबको
धोते? देखिए, अगर आपका ये प्रश्न इस बात पर निर्भर करता है कि क्या भ्रष्टाचारियों की धुलाई बीजेपी करेगी, तो निश्चित रूप से अगर आप उत्तर भारत में हैं और पंजाबी हैं, जैसे सोहेल सेठ का भी एक रह चुका है सामाजिक इंक्लिनेशन, तो हमारी माताएं सोटे से मार मार के मैल निकालती थी, वही हम करेंगे। On that note, as always, fearless and fierce, Smriti Irani, ladies and gentlemen, thank you very much, Smriti Irani, for always speaking from the heart and absolutely crystal clear. Thank you.